हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप सीएसआर नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जून 2024 के लिए अभी नया बैच शुरू हुआ है। अगर अभी आप हमें ज्वाइन करते हैं, आपको एक ऑफर प्राइस पे विच इज़ 13,999 पे 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। ओके। और यहाँ पर आपको ये कोर्स करने पे ABC तीनों पार्ट आपके पेपर के कम्प्लीटली कवर करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। उसके अलावा डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है, अपना कोर्स चूज़ करना है और यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो चुका है और एक आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आ चुकी है। सो अब जो सवाल बनता है कि अगले 6 महीने के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो बच्चे जून 2024 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे वो लोग तैयारी करें कि 6 महीने के अंदर उनका जो एग्ज़ाम है वो हर हाल में क्लियर हो जाए। सो गाइज, इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से 6 महीने के टाइम में CSI नेट JRF क्लियर कर सकते हैं। सो इसमें ध्यान रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट और जो पहली बात है वो क्या है, अपने एग्ज़ाम को आप अच्छी तरह से जानें। सो नो योर एग्ज़ाम। आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर किस तरह का पेपर आता है, क्या उसका सिलेबस है, क्या वहाँ पे रूटीन रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की एक एक डिटेल को जानें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडली आप अपना जो सिलेबस है, सिलेबस को अच्छी तरह से रीड करें। रीड योर सिलेबस, ठीक है। उसको कई बार रीड करें जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, जो आपको थोड़े बहुत आते होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो कि आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना है कि ये कहाँ से टॉपिक्स आए। सो ये सब चीज़ें आपको सिलेबस से समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे जो है जारी रखना है। सो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना एक दिन शुरू का जो है इन 2 स्टेप्स को दें। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। सो क्लियर योर बेसिक्स। बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से कि आपका जो भी कोई टॉपिक अगर आप कर रहे हैं, सपोज आप प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, कौन किस किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। DNA कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो जो प्रोटीन्स है उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स वगैरह, इस तरह की जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। सो जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको पढ़ें। और ये आपकी जो लोअर एग्जामिनेशंस, जैसे आपने जो लोअर क्लासेस पढ़ी होंगी उनकी बुक्स में आराम से आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। सो सबसे पहला जो 1 महीना है आपका, फर्स्ट 1 मंथ आप इसके अंदर दें। ओके, बेसिक्स क्लियर करने में अपना 1 महीना आप दे सकते हैं, जिसके अंदर अब आपको सारी बेसिक चीज़ें पता हैं जो अभी तक आपको लग रहा था जब आपने शुरू में सिलेबस पढ़ा, तो जब आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। सो वही बेसिक्स होते हैं बेसिकली, जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा होता है। सो सबसे पहले इस बेसिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिटेल्ड स्टडी, ठीक है। डिटेल्ड और इन डेप्थ स्टडी आपको करनी है। ओके, सो ये जो डिटेल्ड और इन डेप्थ स्टडी है इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी सोर्स आपके पास हो, चाहे आप कोई कोचिंग से कर रहे हैं, कोई बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर कोई जो सीनियर है आपको वो गाइड कर रहे हैं, उनसे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से डेप्थ तक पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये स्टडी करते हुए आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं।
नाउ गाइज बिलीव मी, जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएगा तो यू विल बी थैंकफुल कि आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, बिकॉज इनसे पढ़ना बहुत आसान है कंपेयर टू वो जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स आपकी बुक के होते हैं। उनसे पढ़ने की बजाय अपनी हैंड रिटन नोट्स पढ़ना बहुत आसान होता है। इसके अंदर आप सिर्फ वही चीज़ें लिखते हो जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं, या फिर जो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो भी पूरा एक चैप्टर के अंदर निचोड़ निकल के आता है वो आप अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखते हो। और वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस कुछ पेजेस पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आप बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं या फिर अपनी कोई फ्रेंड से कभी डिस्कस करते हैं तो उसी टॉपिक में कुछ 2-4 पॉइंट्स और निकल के आ जाते हैं, तो वो भी आप अपने इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर ही इंक्लूड कर लें, ताकि लास्ट पॉइंट पे जब आप मेमोराइज करेंगे उनको दोबारा से, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इन हैंड मिल जाएंगी और आपका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है नाउ, क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत वास्ट सिलेबस लगेगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। सो इसको 6 मंथ्स में पूरा इन डिटेल और इन डेप्थ पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर मैं लाइफ साइंसेज वाले एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसके अंदर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8th, 10th, 11th और अगर हो सके तो 13th भी। सो ये कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। इनमें से आप ये 10 यूनिट्स हैं, सो आपको 9 या फिर 10 यूनिट्स टारगेट करनी है। सो ये जो 10 यूनिट्स हैं अगर आपने टारगेट कर ली और इनकी इन डेप्थ स्टडी कर ली अच्छी तरह से, तो उस केस में आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज इस एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ आपको जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ना मेन टारगेट नहीं है। मेन टारगेट ये है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, तो मेन टारगेट ये है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको करने हैं उनको सिलेक्टिवली किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। अब जब आप डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो होता क्या है, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ करके उसको छोड़ दिया, अगर आपने उसको 2 महीने बाद देखा तो आपको हो सकता है कि वो बहुत हद तक शुरू से दोबारा उस टॉपिक को देखना पड़ेगा, दोबारा से उसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपना डिटेल स्टडी वाला शेड्यूल बना रहे हैं तो उसके अंदर आधा या 1 घंटा रिविजन का टाइम ज़रूर रखें। जो भी टॉपिक आप डेली पढ़ रहे हैं उसको हर अगले दिन हर बार जो है आपको रिवाइज करना है। कल वाला जो भी टॉपिक है आज आपको दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। ये तो हो गया डेली रूटीन। इसके बाद में जो भी कोई वीक में एक दिन और डिसाइड कर लें, जैसे अगर मान लीजिए सैटरडे या फिर संडे को, उस दिन आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको आप फटाफट से रिवाइज कर पा रहे हैं, इतना आपका कैपेसिटी हो जाना चाहिए। सो जो आपका वीकेंड होता है उसके अंदर आप टॉपिक वाइज या पर्टिकुलर यूनिट वाइज उनका रिविजन जो है दोबारा करते रहने के लिए अपना जो टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग आप सेट करें, कि वीक में कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन आप पर्टिकुलर यूनिट्स को पूरी यूनिट को दोबारा रिवाइज कर सकें। सो आपकी डिटेल स्टडीज़ के साथ में ये रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज ये डिटेल स्टडी और जो रिविजन वाला आपका प्रोसेस है, इसमें आप अपना 3 से 3.5 महीने का जो टाइम है वो आप दे सकते हैं, ओके। नाउ बहुत सारे आपके टॉपिक इस 1 मंथ में ही क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो टॉपिक्स बचेंगे वो डिटेल स्टडी में आप 3 से 3.5 महीने के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप टॉपिक वाइज अपने बेसिक्स क्लियर करते चलें और फिर उसका डिटेल स्टडी कर लें, ठीक है। ये भी एक ईजी तरीका है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी अच्छी तरह से स्टडी कर लें, उनको समझ लें कि क्या क्या बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्या क्या उनकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, किस किस तरह से उनके कॉम्बिनेशन से कौन कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें बेसिक्स आप पढ़ लें और उसके बाद में उसका जो पर्टिकुलर डिटेल स्टडी है जो उसके अंदर आगे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने बायोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर आपने बेसिक उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं तो अब उसके बाद में आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर लीजिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझ लीजिए। सो इस तरह से आप इन दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, बट आपको इन दोनों को मिला करके अपना 4-4.5 महीने का टारगेट रखना है, ओके। 4-4.5 महीने में अगर आपने ये फर्स्ट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो अब आपके पास में जो है क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा 1.5 से 2 महीने का टाइम, ठीक है।
1.5 से 2 महीने का टाइम आपके पास यहाँ पे बच जाता है। अगर आपने 3 और 1 4 महीने में कर लिया तो 2 महीने बचेंगे, और अगर आपने 3.5 यहाँ पे लगाए और 1 महीना ये लगाते हैं तो 4.5 मतलब 1.5 महीना यहाँ पे आपके पास बच जाता है। सो ये जो टाइम बचा है, इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको करना है सबसे पहले अच्छी तरह से रिवीजन, जो कि आप अगर पहले से करते आए हैं तो अब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। और इस रिवीजन के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम के लिए है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट जो है वो है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस। ये हर कोई आपसे कहेगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपका एक माइंडसेट बैठ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनको किस तरह से डील करना है। अगर आप ये कर सकें कि जब आप ये डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं तो अगर आपको टॉपिक वाइज कहीं से PYQs मिल सकें तो वो भी आप साथ साथ में प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। वो जो आपका टॉपिक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आपको टॉपिक वाइज PYQs नहीं मिले हैं तो उस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास ये बहुत एम्पल टाइम होता है, 1.5 से 2 महीने का टाइम। इसके अंदर आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, साथ साथ में रिविजन करते रहें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली का एक पेपर लेना है। डेली का एक पेपर लें और 3 घंटे का टाइम सेट कर लें। ओके, 3 घंटे का टाइम सेट करके आप बैठें और उसके अंदर कोशिश करें कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ही आप कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे भी आपको छोड़ने होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। सो अब 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद में आप चेक करें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। सो इससे आप बेसिकली 2 चीज़ें कर रहे हैं, आपकी प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो रहा है, आप खुद को इवैल्यूएट भी कर पा रहे हैं कि आप अभी किस लेवल पे हैं। ओके, सो दोनों चीज़ें एक साथ में हो जाएंगी। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, ये करने के बाद में आप उसी क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखें, क्योंकि जब आपने सॉल्व करने की कोशिश की है तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक एक बार आपने रीड कर लिए हैं। अब उन क्वेश्चंस को दोबारा से ढंग से देखें और कहीं पे उनका सोल्यूशन जो मिल सके उसके साथ में, या फिर आपका जो भी ये जो मटेरियल है इसके साथ में मैच करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें। तो इससे आपको और अच्छी तरह से जो आपका इन डेप्थ स्टडी आपने किया हुआ है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। सो ये आपको करते रहना है। सो गाइज, ये जो कंप्लीट प्लान है इसके अंदर अगर आपने एक भी कोई सा भी पॉइंट अगर स्किप किया तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो चाहे शुरुआत में अपना सिलेबस पढ़ना हो, चाहे अपने एग्ज़ाम को जानना हो। बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जो शुरुआत कर देते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली बट उन्हें पता ही नहीं है। अब मोटिवेशन चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो अपने एग्ज़ाम को जाने और आप ये एग्ज़ाम किस लिए देना चाहते हैं वो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, या फिर मेरा टारगेट है कि मुझे आगे रिसर्च करना है, PhD करनी है। सो जो भी आपका रीज़न हो वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर आपके पास एक इंस्पिरेशन होगा, एक रीज़न होगा इसको करने के लिए, तो आप ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं इनको आप बहुत ही सिंसियरली फॉलो करेंगे। और अगर इन सभी पॉइंट्स को आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया तो बिलीव मी 6 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ओके गाइज, तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि आपको किस तरह से अपना 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन करना है CSIR NET JRF के लिए। और गाइज, अगर आप हमारे साथ ये प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे, जो आपको मिल जाएगी JRF अड्डा वेबसाइट पर जा करके। ओके, और अभी नया बैच जून 2024 के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमें ज्वाइन करके आपको जो है 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी at an offer price of 13,999 रुपीज़। सो गाइज, इस तरह की और चीज़ें जानने के लिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए CSIR NET से जुड़ी हुई आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।